नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों। बहुत दिनों के बाद आज फिर हम सीटेट में पेडागोजी शिक्षण शास्त्र पर चर्चा करेंगे। आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं को रखने वाले हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स को रखने वाले हैं जिससे प्रायः एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए हम आ जाते हैं अपने इस फैक्ट्स पर। पिछले क्लास में भी हमने आपको 4 चीज़ के बारे में बताया था कि एक अच्छा शिक्षक हमेशा 4 चीज़ को ध्यान में रखते हुए कक्ष में अध्यापन करता है। पहला अवधारणात्मक, दूसरा संरचनात्मक या रचनात्मक, और तीसरा सृजनात्मक, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संकल्पनात्मक या संप्रत्यय। इसमें हमने आपको पिछले कक्षा में भी बताया था, फिर से हम आपको बता रहे हैं कि परिभाषा नहीं बल्कि बच्चों को अवधारणा समझाना चाहिए, तभी उसका अवधारणात्मक समझ विकसित होगा। और अवधारणा कैसे स्पष्ट होगा? तो उदाहरण देकर। क्या देकर? उदाहरण देकर। कितना उदाहरण देकर? तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर। किसी एक ही प्रकार का उदाहरण से नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के उदाहरण से। तो उदाहरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्पष्ट उदाहरण और दूसरा गैर उदाहरण। स्पष्ट उदाहरण क्या हुआ जी? तो बुक से, किताब से जो उदाहरण दिया जाता है उसको स्पष्ट उदाहरण कहते हैं। और किताब से बाहर जिंदगी के अनुभवों से, जीवन के अनुभवों से जो उदाहरण दिए जाते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़कर जो उदाहरण दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गैर उदाहरण। ये तो हुआ समझाने का तरीका। ऐसे इसको एक लाइन में आप समझिए। कक्ष में जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो कुछ बच्चे को उनकी बातें समझ में आती है और कुछ बातें समझ में नहीं आती है। तो जिन बच्चों को वो बातें समझ में नहीं आती है उन्हें शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? तो जब शिक्षक किसी भी टॉपिक को, किसी भी तथ्य को जब स्पष्ट तरीके से समझाते हैं तो कुछ बच्चे को समझ में आती है और कुछ को नहीं आती है। जिनको नहीं आती है उनको शिक्षक अपने जिंदगी से जुड़े हुए अनुभवों से, वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़कर उन्हें उदाहरण देते हैं, गैर उदाहरण, ताकि वो बच्चे समझ जाएं। तभी उन बच्चे को ये बातें समझ में आती हैं। इससे अधिकांश बच्चों का अवधारणात्मक समझ विकसित हो जाता है। अभी भी यदि कुछ बच्चे को समझ में नहीं आए तो शिक्षक विभिन्न उपकरणों का मदद लेकर बच्चे को समझाते हैं। उपकरण क्या हुए? तो TLM, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो विभिन्न उपकरणों के मदद से भी समझाते हैं, खेल विधि से भी समझाते हैं। अलग अलग शिक्षा विधि है, शिक्षण विधि है। तो गैर उदाहरण और स्पष्ट उदाहरण स्पष्ट हो गया। अब कहता है कि और कैसे अवधारणा विकसित करेंगे बच्चों का? तो वैकल्पिक तरीका देंगे। कोई परंपरागत मार्ग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल का नहीं, अलग अलग विकल्प देंगे ताकि बच्चे ज़्यादा सक्रिय हो। तो इसमें सक्रिय का भी बहुत अहम रोल है, यानी कह सकते हैं कि सक्रिय, एक्टिव। परंपरागत मार्ग को छोड़ें, नया मार्ग को अपनाएं, नया नया तरीका ईजाद करें समझाने के लिए। इसके लिए हमें वैकल्पिक तरीका का इस्तेमाल करना होगा।
अधिक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा और बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास करना होगा ताकि एक बच्चे दूसरे बच्चे का सहयोग करें समस्या का समाधान निकालने में। इससे बच्चों में अवधारणात्मक समझ विकसित होगी। जब अवधारणात्मक समझ विकसित हो जाएगा तब क्या होगा, तब बच्चा ज्ञान का संरचना या रचना करेगा, कंस्ट्रक्टिव। तो संरचना या रचना कब करेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेगा, खोज करेगा, अन्वेषण करेगा, तब बच्चा का ज्ञान का संरचना या रचना होगा। जब रचना करना सीख गया, अन्वेषण करना सीख गया, तो उसी के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप क्या होगा, कुछ नया चीज़ का बच्चा खोज करेगा, जिसे हम कहते हैं सृजन करना, क्रिएट करना, क्रिएटिविटी का विकास होगा। दैट मीन्स सृजनात्मकता। तो कुछ नया करेगा। कुछ नया करना किस चिंतन के अंतर्गत आता है? चिंतन दो प्रकार के होते हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन परंपरागत मार्ग, एक ही तरीका से किसी भी प्रश्नों का समाधान करना, बंद विचार हो जिसका, अभिसारी चिंतन। ट्रेडिशनल, प्रथा से हट जाए, अपसारी चिंतन, जिसका एक से अधिक समाधान हो, अपसारी चिंतन। कुछ नया कर सकने की भावना, अपसारी चिंतन। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि सृजनात्मकता किस चिंतन के अंतर्गत आता है? तो सृजन करना, कुछ नया करना, तो अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी होगा। तो नया करने की क्षमता अपसारी चिंतन में आता है। उसके बाद है संकल्पनात्मक। जब कुछ नया बनाया तब बच्चा जो है और कुछ नया करने के लिए सोचता है, कल्पना की दुनिया में चला जाता है, काल्पनिक समझ उसका विकसित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं संकल्पनात्मक या संप्रत्यय का विकास हो जाना, कंसेप्ट का विकास हो जाना। तो संकल्पनात्मक समझ का मतलब है कि बच्चा का काल्पनिक समझ डेवलप हो रहा है। ये कैसे होगा? बच्चा का काल्पनिक समझ कैसे विकसित होगा? तो बच्चा का सबसे पहले शिक्षक को क्या जानना चाहिए? उसका पूर्व ज्ञान, MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर। बच्चा जो पूर्व ज्ञान लेकर आता है उसे शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, तब शिक्षक नया ज्ञान को दे। तो एक तो वो लेकर आया है पूर्व ज्ञान और दूसरा हम उसको दे रहे हैं नया ज्ञान। यदि बच्चा पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान के बीच संबंध स्थापित कर लेता है, दोनों को जोड़ना सीख जाता है, तब बच्चा कल्पना करना सीख जाता है, तब बच्चा का संकल्पनात्मक समझ विकसित हो जाता है। यानी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच जब रिलेशन को बच्चा खोज लेगा, संबंध खोज लेगा, जोड़ना सीख जाएगा, तब बच्चा का संकल्पनात्मक समझ विकसित हो जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर हम, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या है? बच्चे पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। शिक्षक जब बच्चों से बात करते हैं तो उनकी बात दो तरह की होती है। बच्चे दो तरह से उनकी बात को लेते हैं, या तो उनकी बात दिल को छू जाती है या तो दिल को छूते हुए बाहर निकल जाती है। तो जब बात दिल को छू जाए तो आंतरिक रूप से बच्चा अभिप्रेरित हो जाता है,
और जब बात दिल को छू के निकल जाए, बाहर चले जाए, तो बाह्य अभिप्रेरणा होता है। तो देखिए दिल को कैसे छूता है। बच्चों में यदि हम जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तब वो मेरी बात को ज़्यादा समझेगा, दिल पर लेगा, जिससे वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। बच्चों को जब हम भरोसा दिलाएंगे, नहीं तुम यह काम कर ही लेगा, तुम यह प्रश्न बना ही लेगा, तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो, यह भरोसा, यह विश्वास जब उसमें एक बार जाग जाए तो बिना कहे भी बच्चा बढ़ जाए। बच्चों को यदि हम आत्मा का संतुष्टि करवा दें, बच्चा जब आत्म संतुष्ट हो जाए, उसके आत्मा में विश्वास जग जाए, तब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। ये सब कैसे होगा? जब हम कक्षा को रुचिकर बनाएंगे, विषय को रुचिकर बनाएंगे, बच्चा के रुचि को हम जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम उसको नया ज्ञान देंगे, तो वह रुचिकर होगा, कक्षा भी रुचिकर होगा, विषय भी रुचिकर होगा। तब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो क्या होता है रिजल्ट? ज्ञान अस्थाई होता है, अधिगम अस्थाई होता है, टिकाऊ होता है और सर्वाधिक अधिगम की प्राप्ति होती है। बाह्य अभिप्रेरणा, पुरस्कार और दंड और कंडीशन रख दें कि तुम एक चैप्टर बना लेगा तभी हम तुमको टीवी देखने देंगे, तभी हम तुमको चिड़ियाघर ले जाके घुमाएंगे, ऐसा ऐसा शर्त जब रख देते हैं, या प्रलोभन देते हैं कि तुमको हम चॉकलेट देंगे, बना लो, तो ये सब पुरस्कार हुआ, या दंड देते हैं। तो इससे क्या होता है? बच्चा का बाह्य अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरित होता है परंतु कुछ ही दिनों तक होता है, और अधिगम अस्थायी होता है, कम टिकाऊ होता है, और आंतरिक अभिप्रेरणा के अपेक्षाकृत कम अधिगम होता है। तो हमने क्या देखा? आंतरिक अभिप्रेरणा जो दिल को छू जाए। देखिए उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, आपको यह समझना होगा कि दिल को छुआ या नहीं। छू गया तो आंतरिक, और छू के निकल गया तो बाह्य। अब हम आते हैं समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। समावेशी कक्षा या शिक्षा में क्या है जी? देखिए हम यहाँ पर वैसे ही बातों को बता रहे हैं जो प्रायः सीटेट में पूछा जाता है, और संभावना ज़्यादा है कि इसी से प्रश्न आएगा। वैसे आप यदि बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल पर बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर। हम सिर्फ वैसे बातों को रखेंगे जो कम समय में ज़्यादा अचीव कर सकें और उसका आउटपुट, प्रतिफल भी ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि हम आपको अभिप्रेरणा पढ़ाएं तो 1 घंटा पढ़ाते रहें, आधा घंटा पढ़ाते रहें, तो उतना पढ़कर क्या करना है? हमको सिर्फ सीटेट पास करना है, समझना है कि इसका मूल बिंदु क्या है, सार क्या है। अब हम आते हैं समावेशी कक्षा पर। तो RTE 2009 बार बार प्रश्न पूछा जाएगा, किस कानून के तहत? तो RTE 2009 के तहत। क्या होता है समावेशी कक्षा में? तो सामान्य बच्चा, दिव्यांग बच्चा, आंशिक रूप से, जो आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा भी कह सकते हैं 2 प्रकार के हैं, एक आंशिक रूप से और दूसरा पूर्ण रूपेण। तो पूर्ण रूपेण जो दिव्यांग रहेगा वो तो सामान्य बच्चा के साथ पढ़ेगा नहीं, समझेगा ही नहीं। कम जिसको दिखता है वह आगे बेंच पर बैठ के पढ़ सकता है हम सब के साथ, सामान्य बच्चों के साथ, लेकिन जिसको एकदम नहीं दिखता है वो क्या पढ़ेगा? शिक्षक क्या पढ़ाएंगे उनको? तो आंशिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें नियमित विद्यालय में पढ़ना है सामान्य बच्चों के साथ।
यानी आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चे के साथ नियमित विद्यालय में RTE 2009 के तहत पढ़ेंगे। यही समावेशी कक्षा है। कौन आधार पर? तो मानवतावादी आधार पर, क्योंकि दिव्यांग बच्चा भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य हैं, सामान्य बच्चे भी मनुष्य हैं। तो ह्यूमनिज्म के तहत हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षक क्या करेंगे इसके लिए? तो विशेष रूप से शैक्षणिक योजना बनाएंगे, उसे विशेष सुविधा देंगे। सामान्य बच्चा के लिए ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का व्यवस्था है, तो दिव्यांग के लिए रैंप का व्यवस्था होना चाहिए। विशेष सुविधा हम प्रदान करेंगे, तो उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि दिव्यांग है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे या सामान्य बच्चा पर ज़्यादा देंगे, नहीं, गलत बात है। क्योंकि कानून बन चुका है कि आप उसके साथ असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, साम्यता का व्यवहार करना होगा। किसका करना होगा व्यवहार? साम्यता का। यह अब नियम बन गया है। इस तरह से व्यवहार करना है ताकि दिव्यांग बच्चे भी सहज अनुभव प्राप्त कर सकें, सहजता हो आपसे पढ़ने के लिए। कैसे पढ़ाएंगे? तो अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। दिव्यांग बच्चा के लिए कुछ अलग योजना बनाएंगे, अलग तरीका का इस्तेमाल करेंगे पढ़ाने के लिए। और जो ज़्यादा दिव्यांग बच्चा है जी, वो कहाँ पढ़ेगा? वो पढ़ेगा विशेष विद्यालय। तो आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा और सामान्य बच्चा नियमित विद्यालय में, और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चा, पूर्ण रूपेण बच्चा, वो कहाँ पढ़ेगा? कहाँ पढ़ेगा? विशेष विद्यालय में। अब हम आते हैं, पॉइंट है वाइगोत्स्की। ऐसे तो हम वाइगोत्स्की पर व्यापक चर्चा करेंगे जब हम वाइगोत्स्की का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम उतना ही चर्चा करेंगे जितना हमें CDP को समझने में मदद मिले। हमको पहले समझना है कि CDP क्या है, CDP में पढ़ना क्या क्या है। तो एक छोटा सा चर्चा वाइगोत्स्की पर करते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक विकास के बारे में बताता है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। किसका कथन है? तो वाइगोत्स्की का कथन है। तो हम वाइगोत्स्की से ही समझेंगे सामाजिक विकास क्या है जी, सामाजिक विकास। और दूसरा पॉइंट क्या है? SCL। SCL से समझिए, हमेशा इससे एक प्रश्न आता है। S से हुआ सामाजिक, सोशल, C से हुआ कल्चर, सांस्कृतिक, IL से हुआ लैंग्वेज, भाषिक। प्रश्न कहाँ से आता है? तो ये भी पूछेगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति क्या विकास को प्रभावित करता है? तो करता है। पूछेगा क्या विकास सांस्कृतिक है? तो है। भाषिक है? तो है। सामाजिक है? तो है। ऐसे भी पूछता है। सामाजिक से समझिए सहयोग करने की भावना का विकास। जब बच्चों में सहयोग करने की भावना का विकास होगा तभी बच्चा का सामाजिक विकास होगा। कैसे होगा? तो संवाद करने से होगा, पारस्परिक क्रिया करने से होगा, अंतः क्रिया करने से होगा, सहयोगात्मक भावना का विकास करने से होगा। सांस्कृतिक में एक ही प्रश्न आता है बार बार, बहुसंस्कृतिवाद। कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ने आते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो क्या उनकी संस्कृति का हमें अवहेलना करना चाहिए? नहीं, हमें बहुसंस्कृतिवाद का, बहुभाषावाद का सम्मान करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। इसी तरह से बहुभाषिकतावाद भी होता है। बहुभाषिकतावाद, अलग अलग भाषा के बच्चे आएंगे, तब बहुभाषी रहेगा कक्षा, तो उससे क्या होगा? शिक्षक को मदद मिलेगा अलग अलग भाषा जानने का, खुद भी जानेगा और बच्चों को भी पढ़ाएगा। भाषिक से स्पेशल वाइगोत्स्की का क्या आता है? ऐसे तो संज्ञानात्मक विकास पियाजे का है, लेकिन जब संज्ञानात्मक में भाषा जुड़ जाए तो वाइगोत्स्की आ जाता है। वाइगोत्स्की बतलाता है कि भाषाई विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है।
भाषाई विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आता है कि संज्ञानात्मक भाषिक विकास किसका है, तो वाइगोत्स्की का है, और संज्ञानात्मक विकास किसका है, तो पियाजे का है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं किसका है, स्किनर का है। भाषा अर्जन यंत्र चॉम्स्की का है। तो ये सब एक ही लाइन में याद रखिएगा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा तो पियाजे नहीं वाइगोत्स्की आएगा, अब सिर्फ संज्ञानात्मक रहेगा तो पियाजे आएगा। अब हम आते हैं वाइगोत्स्की का एक और सिद्धांत, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, अंग्रेजी होता है, कभी कभी इस तरह से लिख देगा आधा सौ फोल्डिंग। पार भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं। होता क्या है इसमें, जब बच्चा को समस्या होता है और बच्चा शिक्षक से प्रश्न पूछता है तो शिक्षक उसे स्वयं नहीं समझाते हैं बल्कि समीप वाले बच्चों से मदद करवाते हैं। वैसा बच्चा जो बच्चा के समीप बैठा हुआ है और उस समस्या का समाधान जानता है तो शिक्षक उसके मदद से बच्चा का समस्या का समाधान करवाते हैं। शिक्षक सिर्फ इशारा करते हैं, निर्देश देते हैं, अस्थायी सहयोग नहीं करते हैं। अस्थायी सहयोग करेगा तब तो बच्चा बार बार कठिन प्रश्न को किससे पूछेगा, शिक्षक से ही पूछेगा। अस्थायी सहयोग करते हैं, इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षक स्वयं नहीं करता है बल्कि समीप वाले बच्चों से मदद करवाता है। तो इसे पार भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, समीपस्थ विकास भी कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने के लिए जब हम उसको सिखाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे पकड़ लेते हैं, कुछ दूर तक ढकेल देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसको यह भरोसा लगता है कि सब तो पीछे से है ही, साइकिल चलाने वाले सिखाने वाले हैं, लेकिन होता नहीं है और इसी भरोसा से वो सीख जाता है। तो ये जो भरोसा आता है ना कि अब हम सीख ही जाएंगे, समस्या का समाधान कर ही लेंगे, ये कहलाता है निकटस्थ विकास का सिद्धांत। तो समीपस्थ में समस्या का समाधान होता है, लेकिन निकटस्थ में समस्या का समाधान कर ही लेंगे, बच्चा ऐसा सोचता है। कैसे, इसको समझिए। बच्चा को समस्या हुआ, बच्चा शिक्षक से प्रश्न पूछा, शिक्षक स्वयं नहीं बल्कि बच्चों के समीप वाले बच्चे से जिसको कि उस समस्या का समाधान आता हो उससे बच्चों का समस्या का समाधान करवाया। तो बच्चा के दिमाग में यह बात समझ में आई कि जब मेरे समीप वाला बच्चा इस समस्या का समाधान कर सकता है तो हम भी इस समस्या का समाधान कर सकते थे। और अगले समस्या में वह उसे भरोसा होता है कि इस समस्या का समाधान हम भी कर सकते हैं, यानी हम भी समस्या के समाधान के निकट हैं, उसे भरोसा होता है। तो कौन सिद्धांत कहलाता है, निकटस्थ विकास का सिद्धांत। अब हम देखेंगे समाजीकरण। समाजीकरण क्या है, समाज में सहयोग करने की भावना का विकास समाजीकरण है। सबसे पहला समाजीकरण बच्चा कहाँ सीखता है, पहली बार परिवार। सबसे पहली बार बच्चा सहयोग करने की भावना का विकास अपने परिवार से सीखता है। परिवार में कौन आता है, माता पिता भाई बहन। कभी कभी ऑप्शन में भाई बहन माता पिता दे देता है, गलत। पहले माता तब पिता तब भाई और बहन। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, गौण समाजीकरण। विद्यालय के बाद मीडिया मैदान, विद्यालय में ही शिक्षक आ जाएंगे। तो पहली बार परिवार प्राथमिक और दूसरी बार कौन, विद्यालय। गौण हो जाता है यहाँ पर दूसरा समाजीकरण विद्यालय। इसको ऐसे समझिए कि जब बच्चा सफल हो जाता है आगे जाके तो उसके परिवार का नाम आगे आ जाता है, मास्टर साहब का नाम पीछे हो जाता है, गौण हो जाता है, छिप जाते हैं मास्टर साहब। कह सकते हैं कि विद्यालय भी गौण समाजीकरण है। द्वितीय समाजीकरण विद्यालय, गौण समाजीकरण विद्यालय, प्राथमिक समाजीकरण परिवार, सर्वाधिक समाजीकरण कहाँ होगा, तो विद्यालय में होगा। प्राथमिक कहाँ होगा, तो परिवार में होगा। तो इससे हर सेट में लगभग 10 से 15 प्रश्न आते हैं, 10 से 15 प्रश्न आते हैं इससे, जो अभी हमने आपको बोर्ड पर बताया है। ऐसे ही हम बहुत सारे बिंदुओं को, तथ्यों को हम लेकर आएंगे जिससे आप सीटेट के प्रश्नों की प्रकृति को समझ पाएंगे। चैप्टर तो हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन धीरे धीरे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना है। तो 2 मिनट में हम समझ लेते हैं आज इसका सार
अवधारणा स्पष्ट होना चाहिए, संरचनात्मक या रचनात्मक, सृजनात्मक, उसके बाद संकल्पनात्मक या संप्रत्यय का विकास। अभिप्रेरणा हमने समझा आंतरिक अभिप्रेरणा जो दिल को छू जाए, अब बाह्य अभिप्रेरणा जो दिल के छू को निकल जाए। आंतरिक अभिप्रेरणा टिकाऊ होता है, स्थायी होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा कम टिकाऊ होता है, कम फायदेमंद होता है, अस्थायी होता है। समावेशी कक्षा में हमको याद रखना है RTE 2009, आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा सामान्य बच्चा के साथ नियमित विद्यालय में पढ़ेगा, इसके लिए शिक्षक विशेष शैक्षणिक योजना बनाएंगे, विशेष सुविधा देंगे और बच्चों को सहजता अनुभव कराएंगे, उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यह कानून है, नियम है। और जो ज़्यादा दिव्यांग हो जाए कहाँ जाएगा? विशेष विद्यालय में जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि वाइगोत्स्की सामाजिक विकास, उसके बाद हमने देखा SCL सोशल कल्चर लैंग्वेज, सामाजिक सहयोग करने की भावना का विकास कैसे होगा? पारस्परिक क्रिया से होगा, अंतः क्रिया से होगा, संवाद करने से होगा। संस्कृति में हमको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि बहुसंस्कृतिवाद, विविध पृष्ठभूमि के बच्चे कक्षा कक्ष में आते हैं, विविध संस्कृति के बच्चे कक्षा कक्ष में आते हैं, विविध भाषा के बच्चे कक्षा कक्ष में आते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। भाषिक तो भाषाई विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, वाइगोत्स्की का है, जबकि संज्ञानात्मक पियाजे का है। कभी कभी संज्ञानात्मक भाषिक को एक साथ करके भी पूछता है किसका है, तो वाइगोत्स्की का है। फिर हम देखेंगे समीपस्थ विकास का सिद्धांत, स्कैफोल्डिंग, ढांचा, पाड़ कैसे होता है, जिसमें शिक्षक स्वयं काम नहीं करता है बल्कि इशारा करता है, निर्देश करता है, अस्थायी सहयोग करता है, खुद नहीं करता है, समीप वाले बच्चों की मदद से समस्या का समाधान करवाता है। जैसे साइकिल चलाने के लिए सिखाना। निकटस्थ में क्या होता है जी? जब समीपस्थ में समीप वाला बच्चा समस्या का समाधान कर देता है तो बच्चों को भरोसा हो जाता है कि हम भी तो समस्या के निकट ही थे, थोड़ा सा के लिए नहीं बनाए। यह भरोसा जब आ जाती है तो वह ज़्यादा अधिगम करता है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण पहली बार परिवार से सीखेगा, माता पिता भाई बहन से सीखेगा, दूसरा बार विद्यालय से सीखेगा, शिक्षक से सीखेगा, मीडिया से सीखेगा, खेल का मैदान से सीखेगा। तो आज हम इस सारे पॉइंट्स को हमने देखा, समझा, दिमाग में एंट्री करवाया। अब हम देखेंगे इससे कौन कौन सा प्रश्न बनता है हमसे। तो आज इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं इन सारे प्रश्नों का समाधान लेकर, जिसका कि जवाब आज हमने आपको दिया है। धन्यवाद।